हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस के बारे में। ऑलरेडी हम अकाउंटेंसी के अंदर 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6ठे चैप्टर को, जिसका नाम है तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों, अकाउंटेंसी के अंदर हमारे 5 चैप्टर कौन कौन से पूरे हो गए, एक बार मैं उनका नाम आपको बोल के बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा लेखाशास्त्र का परिचय, या फिर आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं पुस्त पालन के सिद्धांत। ये हमारा पहला चैप्टर था। उसके बाद में फिर हमने दूसरा चैप्टर कवर किया जिसका नाम था लेखांकन समीकरण यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा जर्नल यानी कि रोजनामचा। चौथा चैप्टर का नाम था सहायक बहियाँ यानी कि सब्सिडरी बुक्स। और फिर हमने 5वां चैप्टर कवर किया जिसका नाम था खाता बही व खतौनी यानी कि लेजर एंड पोस्टिंग। इस प्रकार से ये हमारे 5 चैप्टर कवर हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6ठे चैप्टर को जिसका नाम है तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है तलपट, इसके बाद में अगला चैप्टर आएगा 7वां जिसका नाम है अंतिम लेखे यानी कि फाइनल अकाउंट्स। तो इस प्रकार से आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जो ये तलपट है इसको हम तैयार करते हैं 5वें और 7वें चैप्टर के बीच में, क्योंकि ये 6ठा चैप्टर है। 5वां चैप्टर है खाता बही व खतौनी और 7वां चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स यानी कि अंतिम लेखे। तो उसके बीच में आता है हमारा तलपट। इसका मतलब ये हुआ कि खाता बही में खतौनी करने के बाद और अंतिम लेखे तैयार करने से पहले आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो तलपट क्या होता है, इसका परफॉर्मा क्या होता है, इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, उनकी क्या खास बात है, तलपट को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, तलपट क्या चीज़ है, इसको बनाना अनिवार्य है या फिर स्वैच्छिक है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तलपट के बारे में आइडिया दे देता हूँ, ताकि आने वाली चीज़ों को आप थोड़ा बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। दोस्तों, तलपट के बारे में आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि तलपट कोई अकाउंट नहीं है, यह कोई खाता नहीं है, यह एक प्रकार की एक लिस्ट है, एक सूची है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि खाता बही में आपने जितने भी खाते खोले हैं उनका शेष हम तलपट के अंदर रखेंगे। यानी कि तलपट का परफॉर्मा होता है उसके अंदर एक कॉलम होता है अमाउंट का, और जो अमाउंट का कॉलम होता है वो 2 भागों में बटा होता है, डेबिट और क्रेडिट। ये इस प्रकार से 2 भाग में बटा हुआ होता है। यानी कि अमाउंट का जो कॉलम है वो डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में बटा हुआ होता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि खाता बही में जो भी आपने खाते खोले हैं उनका शेष हम डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे सभी खातों का। यदि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग बराबर आ जाता है तो उसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी वो गणितीय रूप से सही है। यानी कि तलपट बनाने का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन मोटिव होता है, वो यही होता है कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी है वो गणितीय रूप से सही है या नहीं। इसकी यदि आपको जांच करनी है तो फिर आपको तैयार करना पड़ेगा तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। और तलपट के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि ये जो तलपट है इसको बनाना अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। तलपट के बारे में तीसरी चीज़ आप ये ध्यान रखना कि खाता बही में खतौनी करने के बाद जब आप खातों के शेष निकाल चुके हैं तो खातों के शेष निकालने के बाद आप किसी भी डेट को तलपट तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, तलपट हमेशा और हमेशा फाइनल अकाउंट्स तैयार करने से पहले तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तलपट सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है, क्योंकि वर्ष के अंत में हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उससे जस्ट थोड़ा पहले हम क्या तैयार करेंगे, तलपट। इसलिए आप कह सकते हैं कि तलपट सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तलपट के बारे में हैं, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तलपट का अर्थ, फिर पढ़ेंगे तलपट की मुख्य विशेषताएँ, तलपट बनाने के उद्देश्य, तलपट बनाने की विधियाँ, तलपट का प्रारूप, खातों के शेषों की पहचान करके तलपट बनाना, तलपट की सीमाएं कौन कौन सी है, अशुद्धियां जो तलपट का मिलान हो जाने पर भी खाता बही में रह सकती है, तलपट के मिलान को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी है, अशुद्धियों का पता कैसे लगाएंगे, और अंत में हम पढ़ेंगे उचंती खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात डिटेल से करेंगे। तो दोस्तों, तलपट के बारे में आप इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि तलपट हमेशा खाता बही में खतौनी करने के बाद जब आप खातों के शेष निकाल लेंगे उसके बाद में आप तैयार कर पाओगे। और तलपट बनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी है वो गणितीय रूप से सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप तलपट तैयार कर लेते हैं तो आपको एक फ़ायदा और मिलेगा कि आप जो अंतिम लेखे तैयार करोगे वो आप आराम से
बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप अंतिम खाते तैयार कर सकते हो। यदि आप तलपट नहीं बनाओगे तो फिर अंतिम खाते तैयार करने में आपको दिक्कत आएगी, फाइनल अकाउंट तैयार करने में आपको दिक्कत आएगी। और फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये अंतिम लेखे यानी कि अंतिम खाते जब आप तैयार करोगे तो उससे पहले अगर आप तलपट बना लेते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप तलपट नहीं बनाओगे तो फिर आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको तलपट बनाने के लिए आपको खातों का शेष निकालना पड़ेगा। फिर आपको जितने भी आपने खाता बही बना रखी है एक बिज़नेस के अंदर, उसके अंदर जितने भी खाते हैं उनको सबको आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यदि आपने तलपट बना रखा तो वहाँ से आप खातों का सीधा शेष ले, वहाँ से शेष उठा के और उसके बेस पर फिर आप फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे तलपट का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर तलपट का अर्थ बता रखा है। एक निश्चित तिथि को खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए खातों के शेषों को एक जगह लाकर सूची के रूप में रखा जाता है, जिसे तलपट कहते हैं। यानी कि खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए आप क्या तैयार करते हो, तलपट। ठीक है। और तलपट कैसे तैयार करोगे, खाता बही में आपने जितने भी खाते खोले हैं उन खातों का जो शेष होता है वो आप एक सूची के रूप में रख दोगे, और वो जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, तलपट। यानी कि कई सारे खाते ऐसे होते हैं जिनका डेबिट शेष होता है और कई सारे खाते ऐसे होते हैं जिनका क्रेडिट शेष होता है। तो डेबिट शेष को हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे और क्रेडिट शेष को हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तब आप और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि तलपट के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के योग बराबर आ जाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि खाता बही गणितीय रूप से सही है। यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का योग तलपट के अंदर यदि बराबर आ जाता है तो उसका मतलब यह है कि खाता बही गणितीय रूप से सही है। और दोहरा लेखा प्रणाली में हमारी यह बोलती है कि एक खाते के डेबिट पक्ष में जो राशि लिखी जाती है उतनी ही राशि उससे संबंधित दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। यानी कि आप दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब आप जर्नल के अंदर एंट्रियां करते हो तो वहाँ पर भी क्या होता है कि कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं, और एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जितनी राशि से जो खाता डेबिट हुआ है उतनी राशि से उससे संबंधित जो खाता क्रेडिट हो रखा है वो भी उतनी राशि से क्रेडिट होता है, इसलिए उनका योग भी वहाँ पर बराबर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तलपट के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग यदि बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि खाता बही गणितीय रूप से, खाता बही में जो आपने खतौनी करी है वो गणितीय रूप से एकदम सही है। प्राय ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है, यानी कि जो तलपट होता है वो वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जो अंतिम खाते बनाने का आधार होता है। यानी कि अगर आप अंतिम खाते बनाना चाहते हो तो फिर आप पहले से तलपट तैयार रखो ताकि आप आसानी से तलपट अंतिम लेके तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने तलपट का अर्थ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तलपट की मुख्य विशेषताएं कि तलपट की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है कि तलपट एक सूची है, एक लिस्ट है, खाता नहीं है। क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक प्रकार की लिस्ट है, एक प्रकार की सूची है। अभी मैं आपको इसका परफॉर्मा वगैरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बताऊंगा, तब आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। दूसरी विशेषता है इसमें राशि के 2 खाने होते हैं, एक डेबिट तथा दूसरा क्रेडिट। यानी कि तलपट के अंदर जो आप अमाउंट का, राशि का जो कॉलम बनाओगे उसके 2 खाने होते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है। और जब डेबिट और क्रेडिट इन दोनों का योग बराबर आ जाता है तो हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, ये मान लेते हैं कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी है वो गणितीय रूप से सही है। इसमें खातों के योग अथवा शेष लिखे जाते हैं। यानी कि जो तलपट के अंदर जो अमाउंट का कॉलम होता है जिसको 2 भागों में हमने बांट रखा है, डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो उसके अंदर आप खातों का योग भी लिख सकते हैं, खातों का शेष भी लिख सकते हैं। और तलपट बनाने की भी 2 विधियाँ होती है, एक तो होती है योग विधि, एक होती है शेष विधि। जब हम योग विधि और शेष विधि से तलपट बनाएंगे तो आपको ये जो विशेषता है ये समझ में आ जाएगी कि इसमें खातों के योग अथवा शेष लिखे जा सकते हैं। इसे किसी भी तिथि को बनाया जा सकता है। आप तलपट को किसी भी तिथि को बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि आपने खातों के शेष निकाल लिए हो। यदि अगर आपने खातों के शेष निकाल लिए हैं तो उसके बाद में आप किसी भी तिथि को तलपट तैयार कर सकते हो। खातों का शेष का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कोई खाता है, ठीक है, इधर इसका डेबिट साइड है और इधर इसका क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड का योग यदि क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं डेबिट शेष, और यदि क्रेडिट साइड का योग किसी खाते का ज़्यादा है और डेबिट साइड का योग कम है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट शेष। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी खातों के डेबिट शेष और क्रेडिट शेष निकाल लोगे। ये फिर आप इनका योग भी डाल सकते हो, वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यह अवधि के अंत में खाता बही के सभी खातों के शेषों की एकीकृत सूची है। ये इंटीग्रेटेड लिस्ट है और अवधि के अंत में आप तलपट तैयार करते हो।
क्योंकि फाइनल अकाउंट से जस्ट पहले आपको तलपट तैयार करना पड़ेगा। तो ये है एक प्रकार की क्या है, इंटीग्रेटेड सूची है, एकीकृत सूची है, मतलब एक ऐसी सूची है जिसके अंदर खातों के सभी शेष आप उसमें लिखते हैं। यह खाता बही में की गई प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच की एक विधि है, जो कि हमने पहले बता दिया कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी है, जो प्रविष्टि करी है, उसकी गणितीय शुद्धता की जांच करने की एक विधि है तलपट। और इसकी सहायता से लेखा वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जा सकता है। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और जो चिट्ठा होता है इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स, और आप फाइनल अकाउंट्स तलपट के आधार पर ही बनाते हो। आप पढ़ लेते हैं हम तलपट बनाने के उद्देश्य, कि तलपट बनाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहला होता है कि साहब खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच। सीधी सी बात है, सबसे मेन मोटिव तो यही है कि खाता बही में जो आपने खतौनी कर रखी है वो गणितीय रूप से सही है या नहीं है, तो इसकी यदि आपको जांच करना है तो फिर आपको तैयार करना पड़ेगा तलपट। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि खाता बही का संक्षिप्त विवरण, क्योंकि खाता बही, देखो खाता बही के अंदर क्या है कि आपने कई सारे सैकड़ों खाते खोल रखे हैं, और वहाँ से यदि आप उन खातों का शेष निकाल के आप एक लिस्ट के रूप में बना लेते हैं तो उसको हम बोल देंगे कि साहब ये खाता बही का संक्षिप्त विवरण है। और खाता बही का संक्षिप्त विवरण आप किसको बोल सकते हैं, तलपट को। अंतिम खाते बनाने का आधार, ये भी इसका मेन मोटिव है, क्योंकि अंतिम खाते आप तभी बना पाओगे जब आपने तलपट तैयार कर रखा है। वैसे आप बना सकते हो, बिना तलपट के बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आपको बहुत परेशानी होगी, यानी कि आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी कई सारी। तलपट बनाए जाने पर अंतिम खाते, जिसमें लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और चिट्ठा आता है, तो इनको बनाने के लिए प्रत्येक खाते को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपने तलपट बना लिया है तो फिर आप अंतिम खाते जो बनाओगे उसके लिए आपको प्रत्येक खाते को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपका समय और श्रम दोनों की क्या होगी, बचत होगी। तलपट में दिखाए गए कुछ खाते आय व्यय से संबंधित होते हैं, जिन्हें लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है, और कुछ खाते संपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित होते हैं, जिन्हें चिट्ठा में दर्शाया जाता है। यानी कि तलपट में आपने जो खातों के शेष दर्शा रखे हैं उनसे यदि कई सारे खाते ऐसे होते हैं जो आय व्यय से संबंधित होते हैं, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर, तो आय व्यय से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो सारे लाभ हानि खाते में जाएंगे, और संपत्ति और दायित्वों से संबंधित जितने भी खाते होते हैं वो सारे चिट्ठे के अंदर दर्शाए जाएंगे। और ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और वही बात जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी कि तलपट बनाना अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि तलपट तैयार नहीं किया जाता है तो अंतिम खाते बनाना कठिन हो जाता है। अब तलपट बनाने की विधियां कौन कौन सी है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तलपट बनाने की विधियां, तो तलपट बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, ये दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, दोनों का नाम यहाँ पर लिख रखा है। पहली विधि है खातों के योग द्वारा, यानी कि आप खातों के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग कर दो, ठीक है, और योग को आप तलपट के अंदर जो आपने अमाउंट का जो कॉलम बना रखा है, जिसके दो भाग आपने कर रखे हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, वहाँ पर आप लिखते जाओ। यानी कि जितने भी खाते हैं सबका अलग अलग क्या करो, आप डेबिट साइड का योग कर दो, और डेबिट साइड का जो योग आता है उसको तलपट के डेबिट साइड में लिख दो, और जिन खातों का क्रेडिट साइड का आप योग कर रहे हैं उन सबका जो योग आता है वो आप तलपट के क्रेडिट साइड में लिख दो। यानी कि जितने भी खाते हैं उन सबका अलग अलग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग कर लो, और उस योग को आप तलपट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट का कॉलम लिख रखा है वहाँ पर लिख दो। उसके बाद में फिर उनका योग कर लेना, अगर योग बराबर आ जाता है तो खतौनी सही है, गणितीय रूप से सही है, नहीं तो फिर उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रह गई। तो पहली विधि है खातों के योग द्वारा, जिसको हम योग विधि भी बोल सकते हैं, और दूसरी विधि है खातों के शेष द्वारा, यानी कि आप खातों के शेष निकाल कर भी तलपट के अंदर रखेंगे तो उसके बाद में भी आप पता लगा सकते हैं कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी है वो गणितीय रूप से सही है या फिर नहीं है। तो दूसरी विधि का नाम है खातों के शेष द्वारा, या फिर आप इसको शेष विधि भी बोल सकते हैं, यानी कि टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, ये दो मेथड है साहब। अब दोनों के आधार पर हम तलपट भी बनाएंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और इसमें हम एक साथ दोनों विधियों से भी तलपट बना सकते हैं, योग विधि और शेष विधि दोनों को एक साथ हम मिला के भी तलपट तैयार कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि आप खातों के शेष के द्वारा भी आप तलपट बना सकते हो, यानी कि कई सारे खाते ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनका क्रेडिट शेष होता है, और कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनका डेबिट शेष होता है, तो उनके शेषों के आधार पर भी आप तलपट तैयार कर सकते हैं। लेकिन तलपट तैयार करने की जो मुख्य विधियाँ होती है वो दो ही होती है, योग विधि और शेष विधि। इसमें जो शेष विधि है वो बढ़िया मानी जाती है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये बढ़िया क्यों है। योग विधि मतलब ऐसी कोई खास इसकी ये प्रचलन में भी नहीं है और ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती, शेष विधि सबसे टॉप विधि मानी जाती है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि योग विधि और शेष विधि से आप तलपट कैसे तैयार कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम योग विधि से तलपट बनाएंगे, फिर हम शेष विधि से तलपट बनाएंगे। तो ये खाता बही से कुछ खाते मैंने लिए हैं, इस एग्जाम्पल में बता रखा है। खाता बही में खाते होते हैं और यहाँ पर 19 अकाउंट है टोटल। कितने अकाउंट हैं? 19। तो इन 19 अकाउंट के आधार पर हम योग विधि और शेष विधि से तलपट तैयार करेंगे। तो पहला ये हमारा एग्जाम्पल है और इसमें यह बोला गया है कि निम्नलिखित खातों की सहायता से योग विधि से तलपट बनाइए, यानी कि हम पहले योग विधि से तलपट बनाएंगे। तो इसमें टोटल 19 अकाउंट है, आप देख सकते हैं। पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। इस प्रकार से आप जब नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया, परचेज अकाउंट आ गया, फर्नीचर अकाउंट आ गया, तो ये सारे 19 अकाउंट है। अब योग विधि से जो हम तलपट तैयार करेंगे उसके अंदर हमारे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसके हर खाता, जो भी खाते दे रखे हैं ना, सबका डेबिट साइड का योग करेंगे और फिर क्रेडिट साइड का योग करेंगे। यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का योग करके हम तलपट के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में इनका योग लिखते जाएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये कैश अकाउंट है, इसका योग अभी मैं आपको बताऊँगा, नीचे डेबिट साइड का योग बताऊँगा और क्रेडिट साइड का योग भी बताऊँगा। तो दोनों साइड फिर इसका योग लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है कि क्रेडिट साइड में तो 1 लाख रुपये लिखा हुआ है, लेकिन डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जिस खाते के जिस साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पर हम डैश लगा देंगे तलपट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम डैश लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपये का योग लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपये लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप ये बैंक अकाउंट देख सकते हैं, परचेज अकाउंट देख सकते हैं, और फर्नीचर अकाउंट के अंदर देखो, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में तो 8,000 रुपये दे रखे हैं, लेकिन क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम तलपट के अंदर यहाँ पर भी डैश लगा देंगे। कहने का मतलब जिस साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पर हम डैश लगा देंगे। तो इस प्रकार ये टोटल 19 अकाउंट है। तो पहला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट था और 19वां अकाउंट आप देख सकते हैं, ये हमारा सैलरी अकाउंट है। ठीक है, सैलरी अकाउंट, यानी कि डेबिट साइड में इसका योग 6,000 है, लेकिन क्रेडिट साइड में यहाँ पर नील है, यानी कुछ भी नहीं है। तो ये तलपट का प्रारूप भी देख सकते हैं और योग विधि से हम तलपट तैयार कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर संस्था का नाम आएगा, यानी कि जिस भी आप संस्था का आप तलपट तैयार कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। मैंने यहाँ पर भज्जी नाम लिखा हुआ है, ये कोई संस्था मान लो, व्यक्ति मान लो, उसका ये ट्रायल बैलेंस है। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ भज्जी, यानी कि संस्था का यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर उसके जस्ट नीचे आएगा एज ऑन करके, आप यहाँ पर डेट लिख देंगे कि आप किस तारीख को आप तलपट तैयार कर रहे हैं, और नीचे तीसरी लाइन में फिर आप ब्रैकेट लगा के उस विधि का नाम लिख दोगे जिस विधि से आप तलपट तैयार कर रहे हैं। तो हम पहले टोटल मेथड से, यानी कि योग विधि से तलपट तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में टोटल मेथड यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये तलपट का प्रारूप है। तलपट के प्रारूप में टोटल 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होता है नेम ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि खाता बही में जो आपने अकाउंट खोले उनका यहाँ पर सबका यहाँ पर नाम आ जाएगा इस प्रकार से, और ये आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, जितने खाते उतनी सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो नंबर का, और चौथा कॉलम होता है हमारा अमाउंट का, और अमाउंट वाला कॉलम 2 भाग में बटा हुआ है, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। तो ये लेजर फोलियो नंबर वही है कि खाता बही में आपने इससे संबंधित जो भी खाता है उसकी खतौनी कौन से पेज पे कर रखी है, उसकी यहाँ पर पेज संख्या आ जाएगी। ठीक, तो अभी इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैश अकाउंट है, सबसे पहले आपने कैश अकाउंट का जब योग किया तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड का योग 1,42,950 आया और क्रेडिट साइड का योग 90,850 आया। आप योग करके देख सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पर डैश लगा दिया, और क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपये लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपये लिख दिया। इसी प्रकार से आप सभी खातों का इस प्रकार से आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इस प्रकार आप योग लिखते जाओगे। योग सभी खातों का लिखने के बाद, यानी कि टोटल हमारे 19 अकाउंट थे, तो 19 के 19 अकाउंट का आपने क्या किया कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग यहाँ पर लिखते गए, और अंत में फिर आपको इनका योग करना है, डेबिट साइड का योग और क्रेडिट साइड का योग। अब इनका योग क्या आ गया, बराबर आ गया। जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने खाता बही में जो खतौनी करी है वो गणितीय रूप से सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख भी रखा है कि उपयुक्त तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर है। ये दोनों पक्ष आ गए, ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष, तो दोनों का योग बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि खाता बही में किया गया खतौनी कार्य गणितीय रूप से सही है। तो ये हमने योग विधि से तलपट तैयार किया। अब हम पढ़ेंगे शेष विधि से तलपट तैयार कैसे करेंगे। तो उदाहरण संख्या 1 को शेष विधि से हल कीजिए। वही हम उदाहरण लेंगे जो उदाहरण संख्या 1 में है। उसमें टोटल 19 अकाउंट है। पहला अकाउंट था हमारा कैश अकाउंट और लास्ट का अकाउंट था हमारा सैलरी अकाउंट। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर संस्था का नाम आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस ऑफ, यानी कि जिस भी संस्था का ट्रायल बैलेंस है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और कौन सी तारीख को आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो एज ऑन करके यहाँ पर उसकी डेट लिख दोगे 31 जुलाई 2004, और ब्रैकेट में लिख दोगे जिस मेथड से आप तलपट तैयार कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख दोगे। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया बाय बैलेंस मेथड, यानी कि शेष विधि। अब शेष विधि में हमारे क्या करना है
कि जो भी खाते अब मैंने आपको बताया अभी ऊपर 19 के 19 अकाउंट जो भी खाते थे उनका हमारे क्या करना है कि जैसे ये कोई अकाउंट है तो इसके डेबिट साइड का योग करेंगे, क्रेडिट साइड का योग करेंगे, फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ खातों का तो डेबिट शेष आएगा और कुछ खातों का आएगा क्रेडिट शेष। अब डेबिट शेष का मतलब ये है कि डेबिट साइड का योग यदि क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो उसको हम डेबिट शेष बोलेंगे, और क्रेडिट शेष का मतलब है यदि किसी खाते का क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट शेष। तो कैश अकाउंट में कुछ ऐसा ही हुआ है कि कैश अकाउंट में क्या हुआ कि डेबिट साइड का योग ज़्यादा है 52,100 रुपये। ठीक है, तो इसका डेबिट शेष है तो डेबिट शेष को हम डेबिट साइड में लिख देंगे 52,100। क्रेडिट साइड में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका शेष ही डेबिट आ रहा है। तो कैपिटल अकाउंट का भी आप देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, तो फिर इसका शेष कौन सा आ गया, क्रेडिट शेष। तो क्रेडिट शेष को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिन खातों का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग यदि बराबर आ जाता है तो उन खातों को हम यहाँ पर नहीं लिखते। ठीक है, तो इसमें जो टोटल 19 अकाउंट थे उनमें से 3 अकाउंट ऐसे हैं जिनका योग क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का योग बराबर आ रहा था, उनको हमने यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए 19 की बजाय हमने यहाँ पर टोटल शेष विधि से हमने 16 अकाउंट लिए हैं। अब 3 अकाउंट कौन कौन से हैं जिनके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग बराबर आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यानी कि ये रामलाल का अकाउंट है तो इसके दोनों साइड का योग बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रामलाल के अकाउंट का शेष क्या है, शून्य। तो शून्य शेष वाले खातों को हम शेष विधि में लिखते नहीं है। तो ये एक तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, और दूसरा अकाउंट है ये देखो 5,000 5,000, दोनों साइड का योग बराबर है, ये महेश का अकाउंट है तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जो खाता है उसका शेष भी शून्य है। और फिर जो राकेश का अकाउंट है उसका भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग बराबर है 15,000। इस प्रकार से तीनों खातों को हम शेष विधि में नहीं लिखते। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि शेष कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा ये कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड 1,42,950 यहाँ पर आ रहा है और क्रेडिट साइड का योग 90,850 आ रहा है। दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 52,100 आएगा, यानी कि डेबिट साइड में ज़्यादा है 52,100। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कैश अकाउंट का कौन सा शेष है, डेबिट शेष। तो डेबिट शेष को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट का डेबिट शेष कितना है, 52,100, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिख रखा है 52,100। तो इसी प्रकार से आप सभी खातों का ऐसे शेष निकाल सकते हैं और अंत में फिर वही काम करेंगे कि डेबिट पक्ष यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग करेंगे। यहाँ पर 1,32,500 1,32,500 आ रहा है। अगर दोनों का योग बराबर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी है वो गणितीय रूप से सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक विशेष बात और है जो कि मैंने आपको बताई थी अभी कि योग विधि एवं शेष विधि दोनों के द्वारा भी तलपट बनाया जा सकता है, यानी कि आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं और उसमें करना कुछ भी नहीं है। योग विधि के अमाउंट के दोनों कॉलम और शेष विधि के अमाउंट के दोनों कॉलम एक साथ लिख देंगे बस। तो इस दशा में तलपट में रकम के 4 खाने बनाए जाएंगे, क्योंकि 2 खाने तो योग विधि के आ जाएंगे, 2 खाने शेष विधि के। प्रथम 2 खानों में योग विधि के अनुसार डेबिट एवं क्रेडिट योग, अंतिम 2 खानों में शेष विधि के अनुसार क्रेडिट एवं डेबिट शेष दिखाए जाते हैं। यानी कि योग विधि के अनुसार तो आप डेबिट एवं क्रेडिट योग लिखेंगे वहाँ पे, लेकिन शेष विधि के अनुसार आप डेबिट एवं क्रेडिट शेष वहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप कि इस स्थिति में समय एवं श्रम नष्ट होता है, आपका टाइम भी और आपकी एनर्जी भी खत्म होगी। इस प्रकार से तलपट बनाए जाने का कोई प्रचलन नहीं है, यानी कि ये प्रचलित विधि नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं ये हमारा जो पहला एग्जाम्पल था उसके बेस पे हम उदाहरण संख्या 1 में दिए गए खातों के योगों एवं शेषों की सहायता से तलपट बनाइए। यानी कि जितने भी खाते वहाँ पर दे रखे हैं 19 के 19 अकाउंट, उनका सबका हम एक बार योग करेंगे और एक बार उनका शेष निकालेंगे। यानी कि योग विधि और शेष विधि से हम एक साथ तलपट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सबसे पहले ऊपर संस्था का नाम ट्रायल बैलेंस ऑफ जिसका भी है उसका नाम आ जाएगा, एज ऑन करके यहाँ पर डेट लिख देंगे और ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये टोटल मेथड के दोनों कॉलम आ गए। यहाँ पर हमने क्या किया कि सभी खातों का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग यहाँ पर लिख दिया, और फिर आती है हमारी बैलेंस मेथड, उसके दोनों कॉलम में यहाँ पर अमाउंट के लिख दिए जिसमें हमने खातों के शेष लिख दिए। ठीक है, बस इतना सा ही काम है। जब आप इनका योग करोगे तो वही आएगा रिजल्ट कि योग विधि से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग 2,82,400 आएगा और शेष विधि से 1,32,500 1,32,500 आएगा। लेकिन शेष विधि बेस्ट मानी जाती है, ये वाली जो विधि है शेष विधि ये बेस्ट मानी जाती है। अब देखो खातों के शेषों के आधार पर भी आप तलपट तैयार कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी बताया था और जनरल के अंदर भी बताया था कि किस खाते का कौन सा शेष होता है, क्योंकि खातों के प्रकार जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। तो ये आपको यहाँ पर बता रखा है कि
प्रश्न में किसी खाते के नाम के समक्ष डेबिट या क्रेडिट लिखा गया हो तो उसे तलपट में उसी अनुसार दिखाया जाता है। यानी कि प्रश्न में अगर किसी खाते को डेबिट शेष माना गया है तो आप उसको डेबिट शेष ही माने, और क्रेडिट शेष मान रखा है प्रश्न के अंदर तो आप क्रेडिट शेष ही माने। यदि ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन से खाते का शेष कौन क्या होता है। तो यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि इन खातों का शेष तो डेबिट है, और जहाँ पर सी लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि इन खातों का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। तो ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा उदाहरण संख्या 4 है कि निम्नलिखित खातों के शेषों से तलपट बनाइए। अब जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट है, पूंजी अकाउंट है, ये हमारा दायित्व है, तो दायित्व का हमेशा जो शेष होता है वो क्या होता है, क्रेडिट शेष। ठीक। बिल्डिंग अकाउंट ये हमारी संपत्ति है, संपत्ति का शेष हमेशा डेबिट होता है, यानी कि लायबिलिटीज़ का जो शेष होता है वो तो हमेशा क्रेडिट रहेगा, और जो हमारी असेट्स है उसका शेष हमेशा क्या रहेगा, डेबिट। उसी प्रकार से यदि हमारी कोई इनकम है उसका शेष क्या रहेगा, क्रेडिट, और हमारी कोई भी एक्सपेंडिचर या फिर कोई भी लॉसेज है तो उनका शेष क्या रहेगा, डेबिट। तो ये एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर इनका शेष लिखा हुआ, डायरेक्ट शेष कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि इनका कौन सा शेष है, तो जो शेष है और उसी पक्ष में आप इनकी अमाउंट लिख सकते हैं। अब जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसका शेष क्रेडिट शेष होता है, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपये लिख दिया। बाकी ये जितने भी अकाउंट है इनका शेष क्या है, डेबिट, तो हमने डेबिट साइड में इनका शेष लिख दिया। डायरेक्ट वहाँ पर शेष लिखा हुआ और कुछ नहीं, और अंत में फिर आपको योग करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आपने योग करेंगे तो 2 × 550, 2 × 550, यानी कि दोनों का योग बराबर आ गया। इसका मतलब खाता भाई गणितीय रूप से सही है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ का आप और ध्यान रखना, यदि ये ऐसा भी हो सकता है कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर ना आए, यानी कि तलपट में जो अमाउंट के जो कॉलम होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, यदि दोनों का योग बराबर ना आए तो फिर हमारे सामने एक दिक्कत पैदा हो जाती है कि उनका योग फिर बराबर कैसे करें। तो योग को बराबर करने के लिए हमारे को एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, और ये सस्पेंस अकाउंट आपको खाता बही में खोलना पड़ेगा। और तलपट के अंदर जिस साइड का, यानी कि डेबिट साइड का कम योग आ रहा है या फिर क्रेडिट साइड का योग कम आ रहा है, मतलब जिस भी साइड का योग कम आ रहा है हम उसी शेष का हम क्या बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर, खाता बही के अंदर। फिर वहाँ से जो खाता बही में आपने सस्पेंस अकाउंट खोला है उसको उठा के फिर हम तलपट के अंदर डाल देंगे। उससे क्या होगा कि तलपट का योग मिल जाएगा। और जब भी हमारे को ये पता लग जाएगा कि हमारी गलती कहाँ हुई है, यानी कि तलपट का योग नहीं मिला, तो इसका मतलब यही है कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी। तो जब भी आपको पता लग जाता है कि हमारी गलती यहाँ हुई है तो फिर आप गलती का सुधार कर देंगे, जर्नल में एंट्री कर देंगे। उसके बाद में फिर आप जो ये सस्पेंस अकाउंट है, जो उचनती खाता है, ये अपने आप फिर बंद हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये उदाहरण संख्या 5 है, और इसमें यह बोला गया कि 31 दिसंबर 2004 को एक तलपट के डेबिट पक्ष का योग 1,15,000 आया और क्रेडिट पक्ष का योग 1,15,300। यानी कि इसमें क्या हुआ कि तलपट के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी है उसमें गणितीय रूप से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट पक्ष का योग कम आ रहा है 300 रुपये। कितना आ रहा है? 300 रुपये कम आ रहा है। तो अब हमारे को क्या करना है कि सस्पेंस अकाउंट खोलना है डेबिट शेष वाला, क्योंकि डेबिट शेष वाला सस्पेंस अकाउंट आप खोलोगे तभी तलपट के डेबिट शेष और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से ये हमारा सस्पेंस अकाउंट है। तलपट के अंदर डेबिट में 300 रुपये कम है, तो ये सस्पेंस अकाउंट आप इस प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टू डिफरेंस इन बुक्स, यानी कि बुक्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 300 रुपये का। तो यहाँ पर 300 रुपये लिख देंगे और वर्ष के अंत में फिर इस खाते का हम शेष निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, यानी कि अंतिम शेष है 300। और ये जो अंतिम शेष है ये अगले वर्ष में क्या बन जाएगा, प्रारंभिक शेष, यानी कि 1 जनवरी 2005 को ये क्या बन जाएगा, प्रारंभिक शेष। यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉड डाउन, पीछे से लाया गया योग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 300 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से ये खाता चलता रहेगा जब तक कि आपको अशुद्धि पकड़ में नहीं आ जाती। और जब ये अशुद्धि पकड़ में आ जाती है कि आपसे गड़बड़ कहाँ हुई है 300 रुपये की, तो उसके बाद में ये सस्पेंस अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड का योग कम था, तो इसलिए हमने डेबिट साइड में वो हमने लिखा था टू डिफरेंस इन बुक्स। इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है, इसमें भी क्या है कि डेबिट पक्ष का योग 1,25,000 आ रहा है, लेकिन क्रेडिट पक्ष का योग 1,24,000 शो आ रहा है। यानी कि यहाँ पर डेबिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट साइड में ज़्यादा योग है। तो फिर हमारे को क्रेडिट शेष का हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा सस्पेंस अकाउंट है। क्रेडिट साइड में 900 रुपये कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय डिफरेंस इन बुक्स, यानी कि बुक्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 900 रुपये का। जब हम अंत में इसका अंतिम शेष निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD करके यहाँ पर 900 रुपये लिख देंगे और उसके बाद में दोनों का योग करेंगे, यानी कि इसका शेष निकालना बोलते हैं इसको। तो दोनों का योग 900 रुपये आ जाएगा और जो ये अंतिम शेष है ये अगले वर्ष में क्या बन जाएगा, प्रारंभिक शेष।
ठीक है। यानी कि किसी भी वर्ष का जो अंतिम शेष होता है किसी भी खाते का, वो अगले वर्ष के प्रारंभ में उसका प्रारंभिक शेष बन जाता है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस BD करके यहाँ पर कितने आ जाएगा, 900 रुपये। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ी थी। यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज मत होना, अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपके बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि उचंती खाता कुछ समय के लिए तलपट को मिलाने के उद्देश्य से खोला जाता है। यानी कि तलपट को मिलाने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए आप उचंती अकाउंट खोलेंगे। भविष्य में अशुद्धियों का पता लगने पर जर्नल प्रविष्टियाँ करके इनकी खतौनी संबंधित खातों में कर दी जाती है। इस प्रकार समस्त अशुद्धियों के लिए सुधार प्रविष्टियाँ कर देने से उचंती खाता स्वतः बंद हो जाएगा। यानी कि आप अशुद्धियों का सुधार कर देंगे ना, उसके बाद में फिर सस्पेंस अकाउंट का कोई महत्व नहीं रहेगा और ये अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अब हम एक बार PDF के माध्यम से इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि थ्योरी में अब आप फटाफट उन चीज़ों को समझ पाएंगे और चीज़ें आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों हमने पढ़ा योग विधि से तलपट कैसे बनाते हैं, शेष विधि से तलपट कैसे बनाते हैं, और दोनों यानी कि योग विधि और शेष विधि दोनों से एक साथ तलपट कैसे बनाएंगे, खातों के शेषों के आधार पर तलपट कैसे बनाएंगे, उचंती खाता क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़ ली। अब हम थ्योरी में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले योग विधि से पढ़ते हैं हम कि योग विधि से तलपट कैसे बनाते हैं। तो ये योग विधि यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें दे रखा, जब योग विधि द्वारा तलपट बनाया जाता है तो खाता बही के प्रत्येक खाते के डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष का योग अलग अलग किया जाता है, जो कि हमने अभी करके देखा। खाता बही के जितने भी खाते हैं उन सबका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग अलग अलग कर लेंगे। तलपट में खाते का नाम लिखकर उसके डेबिट पक्ष का योग डेबिट राशि खाने में तथा क्रेडिट पक्ष का योग क्रेडिट राशि खाने में लिख दिया जाता है। इसके पश्चात तलपट का योग किया जाता है। डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के खानों का योग समान होता है, तो इसका आशय यह है कि खतौनी कार्य में गणितीय अशुद्धि नहीं है। यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का योग बराबर आ जाता है, तो उसका मतलब यह है कि खाता बही में जो आपने खतौनी करी वो गणितीय रूप से सही है। ये विधि सरल है, इसमें समय एवं श्रम की बचत होती है। क्यों भाई? क्योंकि खातों के शेष निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खातों के शेष निकालने में तो टाइम लगता है। अगर आप खातों के शेष नहीं निकालोगे, यानी कि आप खातों का डायरेक्ट योग करेंगे तो उससे आपके समय एवं श्रम की बचत तो होगी। ठीक है। किंतु इस विधि से तलपट बनाए जाने से अंतिम खाते बनाना संभव नहीं है। अतः इस विधि को व्यवहार में उपयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारे को अगर फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्ट जो खाते होते हैं उनके शेष के आधार पर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, योग के आधार पर नहीं करते। इसलिए ये योग विधि है, ये प्रचलन में ज़्यादा नहीं है और ये ठीक विधि नहीं है। अब आते हैं हमारी शेष विधि। सबसे प्यारी विधि है, शानदार विधि है और ये बहुत गजब की विधि है। जब शेष विधि द्वारा तलपट बनाया जाता है तो सर्वप्रथम खाता बही के प्रत्येक खाते का शेष ज्ञात किया जाता है। और शेष कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था कि आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस जो आप निकालोगे वो उसका शेष रहेगा। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस खाते का डेबिट शेष है, और यदि किसी खाते का क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस खाते का क्रेडिट शेष है। और दोनों शेष बराबर आ गए तो बताओ बोलो। अगर किसी खाते के डेबिट और क्रेडिट साइड का योग बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस खाते का योग शून्य शेष है। ठीक है। उस खाते का शेष क्या है? शून्य। और उसको हम शेष विधि के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते नहीं हैं। तो पढ़ते हैं, जिस खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष से अधिक है तो अंतर की राशि डेबिट शेष होगी और इसे तलपट के डेबिट के खाने में लिखते हैं। इसी प्रकार जिस खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष से अधिक है तो अंतर की राशि क्रेडिट शेष होगी और इसे तलपट के क्रेडिट खाने में लिखते हैं। आ रहा ना समझ में? क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिकल कर लिया तो अभी आराम से समझ में आ जाएगा। यदि किसी खाते के डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष की रकमों का योग समान आता है तो उस खाते को तलपट में नहीं लिखा जाता। हमारे वो 3 खाते थे, हमने 19 अकाउंट देखे थे टोटल, तो हमारे जो शेष विधि से जो तलपट बनाया था ना उसमें ओनली 16 अकाउंट लिखे थे। उसके अंदर 3 अकाउंट नहीं लिखे क्योंकि उनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग है ना वो बराबर आ रहा था। इस विधि से तैयार किए गए तलपट से अंतिम खाते बनाने में सुविधा रहती है। अतः इस विधि का ही प्रयोग तलपट बनाने में किया जाता है। यानी कि तलपट बनाने में आप शेष विधि का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, और इससे क्या होता है कि अंतिम खाते बनाने में आपको सुविधा रहती है। इस विधि में शून्य शेष वाले खातों को नहीं लिखा जाता। आगे ना बात कि 19 अकाउंट थे, उसमें से हमने 3 अकाउंट नहीं लिखे थे क्योंकि उनका शून्य शेष था। शून्य शेष का मतलब है कि उनके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग क्या आ गया था? बराबर आ गया था। तो इस विधि में शून्य शेष वाले खातों को तलपट में नहीं लिखा जाता, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। कोई मतलब नहीं है। ये परफॉर्मा हमने देख लिया कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा होता है वो किस प्रकार से होता है।
सबसे ऊपर यहाँ पर संस्था का नाम आएगा, एज ऑन करके यहाँ पर डेट लिख सकते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के आप विधि का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। इसके 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा होता है नेम ऑफ लेजर अकाउंट, फिर होता है लेजर फोलियो नंबर, चौथा होता है अमाउंट का, और इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांटा गया, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। ठीक, ये परफॉर्मा हो गया हमारा। और ये सारी चीज़ें वही बता रखी है कि तलपट में सर्वप्रथम उस संस्था का नाम लिखा जाता है जिसका तलपट है, और शीर्षक के साथ वह तिथि लिखी जाती है जिस तिथि को तलपट बनाया जाता है। तलपट में लिखे गए खातों की क्रम संख्या आएगी सबसे पहले, फिर खाते का नाम आएगा, फिर लेजर फोलियो नंबर आएगा, फिर खातों के शेष की राशि लिखी जाती है। योग विधि एवं शेष विधि दोनों के द्वारा भी तलपट बनाया जा सकता है, जो कि हमने बना के देख लिया कि कैसे बना सकते हैं आप। खातों के शेषों की पहचान करके तलपट बनाना, ये भी हमने अभी प्रैक्टिकल करके देखा। आपको पता होना चाहिए कि किस खाते का कौन सा शेष होता है। क्रेडिट शेष वाले जो खाते होते हैं उनकी जो राशि आती है उनको हम तलपट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जिन खातों का डेबिट शेष होता है उनकी राशि हम तलपट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर बता रखा आपको कि कौन कौन से ऐसे खाते होते हैं जिनका कौन कौन सा शेष होता है। आप इसको पढ़ लेना एक बार, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये खातों की 3 श्रेणियाँ हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। ये सिंपल चीज़ें आप खुद पढ़ोगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें सिर्फ इतना बता रखा है कि कौन से खाते का कौन सा शेष होता है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं काफ़ी पहले, जर्नल के अंदर भी और लेखांकन समीकरण के अंदर भी। अब हम पढ़ेंगे तलपट की सीमाएं, कि तलपट की क्या क्या सीमाएं होती है, इसमें क्या क्या कमियां होती है। देखो, पहले इसकी लिमिटेशन है कि खाता बही में खोले गए खातों की गणितीय शुद्धता की जाँच करने के उद्देश्य से तलपट बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि खाता बही में खोले गए खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट बनाया जाता है, और तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाने पर यह समझा जाता है कि खाता बही में किसी प्रकार की गणितीय अशुद्धि नहीं है, परंतु यह खातों की पूर्ण शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि साहब कुछ गलतियां ऐसी भी होती है जो तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाने पर भी रह जाती है। इसलिए ये क्या है, तलपट की एक लिमिटेशन है। इसका कारण यह है कि अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ ऐसी होती है जिनका तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि तलपट का योग तो मिल जाता है लेकिन फिर भी कुछ अशुद्धियाँ ऐसी रह जाती है जो कि हमारे को पता नहीं चलती। तो ये हमारी तलपट की दूसरी लिमिटेशन है। और अब हम पढ़ेंगे कि अशुद्धियाँ वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी है जो तलपट का मिलान हो जाने पर भी तलपट में खाता बही में रह सकती है, यानी कि अशुद्धियाँ जो तलपट का मिलान हो जाने पर भी खाता बही में रह सकती है। तो तलपट का हो सकता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग तो मिल जाए, लेकिन उसके बाद में भी ऐसे कौन कौन सी अशुद्धियाँ जो खाता बही में रह सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये टोटल 4 प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बाकी चीज़ें जो भी बची हुई है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में और बचे हुए टॉपिक के साथ में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।